लाल सलाम। लाल सलाम को देखने, सुनने, समझने वाले इस जन आंदोलन में शामिल सभी साथियों को लाल सलाम। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कई महीनों से हम हमारे समय के संकटों, चिंताओं और मुख्य मुद्दों पे बात करते आए हैं और ये बात हमारी कहीं न कहीं फासीवाद के गहराते संकट को लेके भी केंद्रित रहती आई है। भारत में 2014 के बाद से जब से श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सरकार जो सत्तारूढ़ हुई है, उसका फांसीवादी चरित्र अब हमारे सामने है, उसका पर्दाफाश हो चुका है। फांसीवादी ताकतों का हमला शिक्षा के साथ-साथ रोजगार पर होता है। देश के नौजवानों को बेरोजगार करने की नई-नई साजिशें की जाती हैं। तो 2014 के बाद से किस तरह देश में बेरोजगारी का संकट गहराता जा रहा है, इस बेरोजगारी के कारण क्या है और राजनीतिक कारण क्या है, इस संकट का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा और इस संकट का समाधान करने के लिए क्या करना चाहिए, कौन सी राजनीतिक चेतना और किस तरह के जन आंदोलन की आवश्यकता है, इन सारे मुद्दों पे विस्तार से बात करने के लिए आज फिर एक बार हमारे साथ हाँ, हमारे साथी राहुल भाई जी, जो ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भी काम कर चुके हैं और आज भी साहित्य, कला, संस्कृति, विश्व शांति के कई-कई मोर्चों पे कई-कई तरह से काम कर रहे हैं। तो राहुल भाई जी आज हमारे साथ हैं। तो कॉमरेड राहुल भाई जी, आपका स्वागत है, आपको लाल सलाम। जी, लाल सलाम जी। साथी, धन्यवाद। जी, तो जैसा कि मैंने कॉमरेड कहा कि 2014 के बाद से इस देश में जिस तरह से बेरोजगारी का संकट गहराता गया और सरकारों की लापरवाही, क्या उनका मकसद ही रोजगार देना है ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर, आउटसोर्सिंग, निजीकरण को बढ़ावा देने की कई-कई तरह की साजिशें हो रही हैं। तो मैं चाहूँगा कि पहले तो आप इस देश में बेरोजगारी के गहराते संकट के बारे में बताएँ, इसके राजनीतिक कारण बताएँ और इसके समाधान के मुद्दों पे अब आप बात करें। आपका स्वागत है राहुल भाई जी। जी, जी, ऐसा है शैली जी, जी, मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है बेरोजगारी का जी, और लगातार हमारे देश के नौजवान इस जी, समस्या से जूझ रहे हैं, परेशान हैं। जी, जी, शिक्षा का स्तर भी बहुत गिरा हुआ है उनका जी, और बहुत लोग जी, बहुत ही एक्सपर्टीज लेवल पर, स्किल लेवल पर बहुत ही एक्सपर्टीज है उनके, वो भी बेकार जी, है। जी, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की आबादियां दो हिस्सों में बटी हुई है, एक जो खाद्य उत्पादन से जुड़ी है और एक वो जी, नौजवान जो पढ़ लिख कर औद्योगिक उत्पादन से लगे हुए हैं। जी, तो ये दो स्तर पर नौजवान, भारत के कुल नौजवान लगभग आंकड़ा जी, बताता है कि लगभग 45 करोड़ नौजवान इस समय बेकार हैं जी, और आंकड़े ये भी बताते हैं कि 100 में से 83 नौजवान जो है इस समय बेकारी की हालत। जी, सवाल ये आ रहा है कि अ, हम बेरोजगार हैं भी या नहीं है, हमारे नौजवान बेरोजगार हैं या नहीं, इस पर जी, बड़ी जबरदस्त बहस चल। लोग कहते हैं कि बिल्कुल बेकारी नहीं है, जी, बेकारी बिल्कुल नहीं है और ऐसे भ्रम फैलाए जाते हैं जैसे जी, जवान काम ही करना नहीं चाहता, काम तो बहुत मौजूद है। जी, फिर जनसंख्या एक कारण बता दिया कि जनसंख्या की वजह से जी, लोगों को काम नहीं है, इतनी जनसंख्या को कैसे जी, समेटा जाएगा। कुछ लोग जी, सरकार की तरफ से बोलने लगते हैं कि सरकार के पास दौलत नहीं है, पैसा नहीं, इसलिए वो रोजगार क्रिएट नहीं कर। जी, तो ऐसे कई प्रकार की भ्रांतियां नौजवानों के बारे में और इस देश के नौजवानों के बारे में फैलाई जा रही हैं। कई लोग आरक्षण को मुद्दा बना लेते हैं कि आरक्षण की वजह से लोगों के पास काम नहीं है। कई लोग इस बात को जी, भी कह रहे हैं कि सरकारी ऑफिसों में कोई काम है नहीं और इसलिए जी, सरकारी महकमे की भी नौकरियां कैसे निकाली जाए और क्यों निकाली। और जी, शुरू से ही सार्वजनिक क्षेत्र को टारगेट किया जा रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र या जी, सरकारी क्षेत्र, वहां पर लोगों को जी, व्यवस्थित करने का सारा प्रोग्राम, सारा दायित्व जी, उनके हाथ में हो, तो उसको भी उन्होंने आड़े बनाया। फिर सरकार जी, कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं है, है ना? जी, तो
बेरोजगारी है या नहीं है ये तो हम आपसे बाद में बात करेंगे, लेकिन बेरोजगारी बहुत जबरदस्त तरीके से है, बेकारी बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। नौजवानों की मनोवैज्ञानिक दिशाएं भी और दिशाएं दोनों बहुत ही गड़बड़ हालत में हैं, बहुत बुरी हालातों में हैं। उन्हें सामाजिक उपेक्षा का भी सामना करना पड़ रहा है, उनका मनोबल भी टूट रहा है और उनके आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंच रही है। ये सारी चीजें इस ढंग से भी दिखाई देती हैं, वो ऐसी गतिविधियों में शामिल दिखाई देते हैं जो गतिविधियां समाज के लिए विध्वंसक है। विध्वंस कोई ऊपर से आने वाला कोई आदमी नहीं करता, हमारे समाज के लोग ही करते हैं और उनमें सबसे ज्यादा ताकत नौजवानों की होती है। पर उस विध्वंसक गतिविधि से क्या पैदा होगा, कोई रोजगार तो है नहीं, वो तो रोजगार नहीं है, इसलिए वो ऐसी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं और होते रहते हैं, लगातार होते रहते हैं और इसका फायदा खासतौर पर सांप्रदायिक ताकतें, फांसीवादी ताकतें उठाती है और उठाती चली जाती है। इसके आंकड़े में अगर अपन आंकड़ों की तरफ विशेष ध्यान देंगे तो आप आंकड़ों पे अगर जाएं तो सेंटर फॉर इंडियन इकोनॉमी CMIE के ताजा आंकड़े बताते हैं कि जून 2022 के अंतिम सप्ताह में 8% के करीब बेरोजगारी पहुंची। और ये दर जो है, जो तो CMIE की रिपोर्ट है, लेकिन इस आंकड़े तो कहीं कुछ और ही है। 2020 वर्ष से 24 वर्ष के जो नौजवान हैं, सबसे ज्यादा बेकारी की हालत। दुनिया में सबसे ज्यादा बेकार हमारे भारत में है इस समय की हालत ये है। सारी रिपोर्ट्स जो है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन भी बोल रहे हैं, लगभग 45 करोड़ नौजवान ऐसे हैं जो रोजगार की तलाश छोड़ चुके हैं। हालात रोजगार के सरकार के इस तरीके के पैदा किए हुए हैं, उन्हें काम नहीं और वो उम्मीद ही छोड़ चुके कि अब हमें काम नहीं मिलने वाला है। श्रम बल भागीदारी दर, आपको पता होगा कि हम किसी भी देश की GDP जितनी श्रम शक्ति का उपयोग होता है उसके अनुपात में बढ़ती या घटती है। अभी जो आंकड़ा दिया जा रहा है 5.7, 5.8 और 6 और 7% तक, इसका मतलब है कि उस लेवल पर ही श्रम की भागीदारी हो रही है। अर्थशास्त्र का ये नियम है कि GDP का ग्रोथ मानव श्रम की संख्या बढ़ जाने के बाद ही, उत्पादन में लग जाने के बाद ही हमारी GDP बढ़ती है। तो एक तो हमारे GDP के आंकड़े हमें बताते हैं कि हमारे देश की जो नौजवान है, जो संख्या है नौजवानों की, वो बहुत बड़ी हालत में, बेकारी की हालत में, उसे काम नहीं मिला है और श्रम बल उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ना देश हित में इस्तेमाल हो रहा है, ना उसके अपने भोजनों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट में इस भयावह स्थिति को स्पष्ट किया गया है और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट द्वारा एक जारी रिपोर्ट में, जो भारत रोजगार रिपोर्ट है 2024 के हिसाब से, उसमें 100 में से 83 नौजवान बेकार बताए जा रहे हैं। और जो 30 साल की उम्र से ऊपर के नौजवान हैं, मुश्किल से 2% लोगों को सरकारी नौकरी मिल पा रही है या कोई नौकरी मिल रही है। उससे ज्यादा बेकारी की हालत 20 से 24 की आयु के लोगों की है। 2000 के मुकाबले 2022 में ये दुगनी हो गई बेकारी की हालत। और आपको एक बात और जानना पड़ेगी और समझना पड़ेगी कि 1991-92 में जिस तरीके से सरकार की उदारवादी नीति आई, उसने जिस उदारवादी और निजीकरण का जो सवाल उठाया, 1991 के पहले के जो हालात थे, हालांकि आजादी के बाद से हमारा नौजवान कभी सुकून में तो नहीं रहा, कभी शांति से बेकारी की हालत झेलता रहा और इस उम्मीद से झेलता रहा कि जो सरकारें हैं ये एक ऐसे तरीके इस्तेमाल करेंगे जिससे उन्हें रोजगार उपलब्ध होगा और उनका जीवन खुशहाल होगा। लेकिन 1991 के बाद से और भी हालात, जब उदारवादी नीतियों का कांग्रेस ने इस देश में इंट्रोड्यूस किया और उन्हीं नीतियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत तेज, इतनी तेज गति ला दी जो 60 सालों में जो गति नहीं थी निजीकरण करने की और उदारीकरण की नीतियों के प्रभाव की, वो 10 साल में इतनी तेज हो गई कि आप कल्पना नहीं कर सकते। जिसकी ये रिपोर्टें आ रही हैं कि 45 करोड़ लोगों ने अपना ख्याल ही छोड़ दिया कि हमें अब कोई काम मिलेगा। तो कोई
जोपिटो, कोई स्विगी, कोई ऐसे फुटकर काम करके जिंदा रहने की कवायद कर रहे हैं, जिंदा रह पाए इसकी वो कोशिश जी, कर रहे हैं। इससे ज्यादा उनके हाथ में कुछ नहीं है, कोई व्यवस्थित काम जी, नहीं है। जी, 2000 में अगर ये अनुपात 35.2% का था, तो वो दुगनी होकर के 2022 में, मतलब 22 वर्षों में जी, 65.7%। जी, और इसी दरमियान उसने कोविड को भी झेला और जी, डिमोनेटाइजेशन को भी झेला। जी, जी, डिमोनेटाइजेशन से लगभग 50 लाख नौकरियां तो तुरंत ही चली गई, तुरंत ही खत्म हो गई। जी, तो आसान सी बात नहीं है 50 लाख लोगों का। और उसके बाद के जो लोगों के कार्य व्यवहार थे, व्यापार थे, वो सब चौपट हो गए। जी, आमतौर पे रोजगार उसको कहा जाता है जिसमें उसे सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार मिले। तो जी, लोग 5,000, 4,000, 3,000, और भारतीय जनता पार्टी ने तो कहा कि पकौड़ा तल के भी आप रोजगार कर सकते हो। चाय की दुकान, पानों की दुकान, किराने की दुकानें इस हालत में है इस समय कि जहां उनको कोई एक बेहतर आय होती थी वो नहीं मिल रही है। दु, जी, दुकानों के जो दुकानदार हैं वो भले मालिक समझ रहे हैं, लेकिन वो भी इस समय जी, रोजगार बेरोजगार हैं, या एक प्रकार का श्रम बल है जो हर हालत में डिक्लाइन हो रहा है, खत्म हो रहा है। वो अपने परिवार जी, को भी ढंग से नहीं पाल पा रहे। तो जी, ग्रामीण भारत अगर हम उसको पकड़े, तो खाद्य उत्पादन में जिस तरीके से व्यवस्थाएं बनना चाहिए थी, बन सकती थी, नहीं होगी। कृषि क्षेत्र को सरकार ने कृषि क्षेत्र उपेक्षा का शिकार हो। और जी, उसमें हुआ ये कि लोगों के दिमाग में एक ही बात आने लगी कि शहरों की तरफ जाओ तो औद्योगिकीकरण का जो औद्योगिक उत्पादन है उसकी तरफ लगने का। निश्चित जी, तौर पे तुलनात्मक तौर पर कृषि क्षेत्र से जिस तरीके की सरकार की नीति है, बहुत बड़ी आय का जरिया नहीं है, इसलिए पलायन बढ़ गया। शहरों की तरफ जी, सबसे ज्यादा पलायन हुआ ग्रामीण भारत से, और ग्रामीण भारत में मजदूर मिलना मुश्किल हो गया, या श्रम करना ही उचित नहीं समझते, क्योंकि उन्हें जी, उस लेवल पर रेन्यूमरेशन, तो फायदा या मजदूरी नहीं मिलती है। तो जी, ये जो स्थिति है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि हालत भारत की बहुत बेकार है, और बहुत बुरी हालातों में नौजवानों का जीवन चल रहा है। फिर ये जो अ, दूसरा मसला था मनोवैज्ञानिक, उसका शिकार हो रहे हैं हाँ, लोग, आत्महत्याएं तो कर ही रहे हैं, जी, है ना। जी, और अभी तो झुंझुनू बचाव के तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने कई सारे तरीके अपनाए। एक वो जो अग्निवीर योजना है, तो फलानी हाँ, योजना है। मोदी ने कहा था 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे हर साल। पिछले 2021 में मुश्किल से 10 लाख नौकरियां ही भारतीय जनता पार्टी ने प्रोड्यूस कर पाई, और वो भी निजी क्षेत्र में। देखिए शैली जी, जी, बात ये आ रही है कि जो व्यवस्था हमारे देश में है वो है पूंजीवादी व्यवस्था, हुँ, और के लिए बहुत जरूरी है श्रम बल। वो अपनी केंद्रीकृत उत्पादन में, आपसी होड़ में, पूंजीपतियों का आपसी होड़ भी चलता है, तो पूंजी के संचयन में जो श्रम बल का इस्तेमाल है उतना ही वो श्रम बल इस्तेमाल कर रहा है। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्रों में जिस तरीके से लोगों को रोजगार उपलब्ध हो रहे थे किसी जमाने में, 91 हुँ, के पहले, वो सारे सार्वजनिक क्षेत्रों को बेच डाला, लगभग को बेच दिया, और निजीकरण करके। और निजीकरण का मतलब सीधी सी बात यह है कि हम आ, अपने स्तर पर ही उनसे काम लेंगे और अपने मुनाफे तक के लिए काम लेंगे, इसलिए अतिरिक्त रोजगार पैदा करना उनका कोई लक्ष्य नहीं। फिर अगर जी, अतिरिक्त रोजगार पैदा कर, और रोजगार सबको मिलता है, तो फिर उनकी बार्गेनिंग कैपेसिटी भी खत्म होती है। जब अंदर रहने वाला नौजवान जब कम पैसे पे काम करता है, जब वो चिल्लाता है कि कम पैसा मिल रहा है, हमारा जीवन यापन नहीं हो रहा है, तो वो पूंजीपति उसको डरा धमका देता है कि मियां शांत रहो, बाहर बहुत नौजवान खड़े हैं, तुमको तो हम 20,000 दे रहे हैं, हम तो 8,000 में काम करा लेंगे। तो बेरोजगारी बनाए रखना इस पूंजीवादी व्यवस्था की नियति है, हाँ, क्योंकि उसे सिर्फ मुनाफे पर केंद्रित रहना है, पूंजीपतियों की तरफ ही ध्यान देना है, जनता की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं। तो सीधी सी बात यह है दुनिया में कि सरकार अगर जनपक्षीय है तो उस ढंग से विचार करे, और अगर सरकार पूंजी के पक्षधर है, पूंजी की तरफ ध्यान दे रही है,
उसको बढ़ाने की दिशा में सारे काम कर रही है, तो जनता बाहर रहे, क्योंकि पूंजी जनता को लूट करके ही कमाई जा सकती है, कोई हवा में पैदा नहीं होती। जब तक वो शोषण नहीं करेगा, जब तक पूंजी पैदा नहीं होगी। अब तो ये मसला आ गया कि सरकार की जो पूरी प्लानिंग है वो यही प्लानिंग है कि पूंजीपतियों की पूंजी के संरक्षण में हम उसको क्या क्या मदद कर सकते हैं, वो सारी नीतियां उस दिशा में बनाई जाती है। तो ये जो बेरोजगारी के जो हालात हैं वो बहुत ज्यादा खराब है हमारे देश में। ये एक बात हर कोई जानता है, ऐसा नहीं है कि विपक्ष नहीं जानता, कांग्रेस भी जानती है, लेकिन कांग्रेस के पास रोजगार देने का कोई कार्यक्रम नहीं है। हालांकि अभी उन्होंने न्याय पत्र में लिखा कि हम इतने नौजवानों को इतने साल में इतना काम देंगे, और प्रोग्राम क्या है? पता चला कि उनके न्याय पत्र का जो घोषणाएं हैं भारत की कुल जीडीपी से 3 गुना ज्यादा है। जी, भारत की जीडीपी से 3 गुना खर्च करने लायक के स्तर की न्याय योजना है। अब वो कहां से पैदा करेंगे? के खिलाफ कांग्रेस ने बोला, लेकिन सवाल है योजनाबद्ध या प्रोग्राम उनके पास क्या है कि हम पूंजी का हिसाब किताब देश के हित में कैसे करेंगे? तो देखा जाए तो भाजपा और कांग्रेस में कोई बहुत ज्यादा नीतिगत कोई फर्क है नहीं। फांसीवादी तरीके या तकनीकी भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा है, कांग्रेस की कम है। लेकिन दोनों ही पार्टियां इस देश के नौजवानों को बेकार करने के लिए जिम्मेवार है, और 45% नौजवान जो इस देश के नागरिक हैं उनकी जिंदगी को खतरे में डाल के रखा है, और वो तमाम ऐसी गतिविधियों में शामिल किए जा रहे हैं तो भावनात्मक सवालों से आपराधिक गतिविधियों में, आतंकी गतिविधियों में हर जगह उनका इस्तेमाल किया जाए। तो मूल आधार जो अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर कोई चिंतन मनन भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के पास है नहीं कि हम उसको कैसे व्यवस्थित करेंगे और नौजवानों को काम देंगे। और इसके साथ ही साथ ये भी है कि न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, अभी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, उसको इस्तेमाल करना है, उसको नहीं सकता आप, है ना? वो इस्तेमाल होगी, हर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होगी, हर ऑफिस में इस्तेमाल होगी। लोगों ने तो ये कहा कि अब लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग भी नहीं है, लोगों के पास कंप्यूटर की ट्रेनिंग ही नहीं है, इसलिए सरकारी नौकरियों में अब खपाने का कोई मतलब नहीं। अरे तो दी किसने नहीं है? कहां से लेंगे वो टेक्निकल इंफॉर्मेशन या टेक्निकल स्किल? या एआई आ गया तो अभी जिस तरीके से इंट्रोड्यूस हो रहा है हालत और भी ज्यादा खराब होने वाले हैं। तो पर टेक्नोलॉजी को रोक तो कोई नहीं सकता ना, आपके पास कोई वैकल्पिक राजनीति तो होना आपको रखना पड़ेगी, है ना? जी। तो औद्योगिक उत्पादन और खाद्य उत्पादन क्षेत्र में हम जो बात कह रहे हैं, हमारी पार्टी या हमारा जो पॉलिटिक्स है या विचारधारा है वो साफ सुथरी है। जी। वो कह रही है कि एक मात्र तरीका है जिसमें कोऑपरेटिव मूवमेंट के जरिए, है ना? जी। जैसे खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में ग्रामीण इलाकों पर है, अगर ये पॉकेट्स बना करके और कोऑपरेटिव मूवमेंट को, आपको पता होगा गुजरात का आनंद अमूल डेयरी का सवाल है, और इस समय अभी केरल में सरकार भी बहुत तरीके से उन तमाम चीजों को चला रही है। भारत में केरल एकमात्र अभी फिलहाल इन चीजों को लेकर के सबसे बेहतर एक राज्य है जहां जनता की भागीदारी बढ़ रही है, और उस हिसाब से अभी देखिए इंटरनेट का भी उन्होंने अपना एक सिलसिला शुरू किया, कोऑपरेटिव तरीके से उसको चलाया जा रहा है, लोगों को काम निकल रहे हैं। इसी तरीके से जब हम ग्रामीण क्षेत्र के नौजवानों की जो बेकार हालत में है, अगर हम वहां इस कोऑपरेटिव मूवमेंट को सरकार चलाती है और अगर उस ऐसी सरकार बनती है तो वहां पर से लोगों का पलायन शहरों की तरफ घट जाएगा। खाद्य उत्पादन के क्षेत्र का संरक्षण आप देखिए, कृषि क्षेत्र का क्या हाल, बुरा हाल करके रखा है सरकार ने। मतलब लोगों की लागत भी नहीं निकल रही, उचित दर की उचित मूल्य मिलना चाहिए वो तो है ही नहीं, उचित मूल्य उनको फसलों के मिले वो तो है ही नहीं। एमएसपी के सवालों पर सरकार अटकी पड़ी है। कोई अभी 37 रुपया रोज की आमदनी पर किसान जिंदा है। तो कृषि क्षेत्र को संरक्षित करना एक विषय, बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिस पर नौजवानों को संगठित करने की जरूरत है। और अगर वो संगठित होते हैं और
इस बात को लेकर, कोऑपरेटिव मूवमेंट को लेकर के, कि सरकार अगर ये कोऑपरेटिव मूवमेंट हमारे लिए स्थापित नहीं करती है तो हम सरकार को बदलेंगे। हमें ऐसी सरकार चाहिए जो हमारे हितों की तरफ ध्यान दे। हमारी राजनीति नौजवानों की ये होना चाहिए। देखिए, शहर में जाने के अपने संकट है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने के अपने संकट है, और उन संकटों को बेहतर करने का या दूर करने का तरीका सरकार के पास है। सरकार जब कृषि क्षेत्र पर ध्यान नहीं दे रही है और उसको बेहतर नहीं बना रही है, सब्सिडी के सवाल है, लागत कीमतें घटाने के सवाल है। अब जब सामूहिक तौर पर जब किसानी करने का मामला आएगा तो देखो, पूरी दुनिया में किसी भी एक काम करने वाले को दो चीजों की आवश्यकता होती है। एक होती है उसको भोजन मिल जाए, उस न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी। दूसरा होता है उसको आराम करने का क्षण मिले, आराम करने का समय मिले। अभी कृषि क्षेत्र में हर एक व्यक्ति, अगर पानी गिर गया और अगर जन संसाधन वहां है तब तो वो बच जाएगा, और अगर प्राकृतिक कोई आपदा आ गई तो उसकी मटिया पली थी, उसको जिंदा रहने के दो पाले उसको करना पड़े। अगर ये जो कोऑपरेटिव मूवमेंट है, अगर इसको जिंदा किया जाता है तो सारे लोगों का मिलजुल करके आपसी जो काम और योग्यता के हिसाब से व्यवस्था बनाई जाएगी तो लोगों को काम भी जनरेट होगा, बहुत लोगों को काम भी मिलेगा। अकेला उत्पादन नहीं, के काम भी उसके हाथ में होंगे। तो आत्मनिर्भरता के साथ एक नौजवान को एक रास्ता खुलता है। ठीक वैसे ही औद्योगिक क्षेत्र का भी मसला है। आखिरकार 1-1 लाख रुपए की तनख्वाहें लोगों को मिल रही। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के, हालांकि एक बात और आपको पता होना चाहिए कि 90% जो काम इस देश में है वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में चल रहा है, गैर संगठित क्षेत्र में है, और उनकी तरफ देखने वाला कोई नहीं है। और उन नौजवानों की सबसे ज्यादा बुरी हालत, जिन नौजवानों को कोल इंडिया में या बॉक्साइट में, एल्यूमिनियम में, या कॉपर की इंडस्ट्रीज में, या कुछ और इंडस्ट्रीज जो चल रही हैं, बेसिक इंडस्ट्रीज हैं, भेल हो गया, बीएचईएल हो गया, बीएचईएल की भी हालत कोई अब अच्छे नहीं बचे, लेकिन कुछ सार्वजनिक क्षेत्र बचे। अगर आप वहां देखोगे तो लोगों के जीवन स्तर बहुत अच्छा है, लेकिन उनके पास उनकी हालत, सरकार के जो 4 काले कानून आए हैं श्रम से जुड़े हुए, बहुत बुरे हालात हैं। तो एक तरीका नौजवानों के पास ये बचता है कि वो 8 घंटे, मजदूरों को नौजवानों का साथ चाहिए, बहुत जरूरी है। 8 घंटे की जो कार्य दिवस है उसको 6 घंटे का कार्य दिवस बनाना चाहिए। जो बचा हुआ अतिरिक्त बच रहा है, लगभग 33% समय जो बचता है उसमें नौजवानों को काम दिया जा सकता है। तो योजनाएं सरकार के स्तर पर ही हल बन सकती हैं, और समस्याओं का निदान भी सरकार के स्तर पर ही हो सकता है। तो ये जो विषय है कि 8 घंटे से 6 घंटे का काम करना, ये मजदूर लड़े और नौजवान अपने काम के लिए लड़े, तो इस तरीके से एक मिसमैनेजमेंट जो है वो मैनेजमेंट में कन्वर्ट हो सकता है, छोटा मोटा एक स्तर पर। और बाकी जो ग्रामीण हमारी जो कृषि बहुल क्षेत्र है हमारे देश में, कृषि बाहुल्य है ना, कृषि में ही हम सबसे ज्यादा आगे हैं, वही हमारी जीडीपी को 65% योगदान देते, उसकी अवहेलना सरकार तो किनारे दरकिनार कर रखा है, कोई लेना देना नहीं है उससे सिर्फ औद्योगिक उत्पादन से जुड़े हुए धनाढ्यों से मतलब है। और उसकी अभी जो कोशिश थी पिछले किसान आंदोलन में, जिसको रुकवा दिया गया, कि जो औद्योगिक क्षेत्र के जो पूंजीपति थे उसको कृषि क्षेत्र में कैसे घुसेड़ना है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करा के उनकी फसलों को लेकर के उनके बड़े बड़े रिजर्व बन गए थे जहां पर इकट्ठी फसलें होना थी और उनकी मनमानी कीमतों पर उसे बेचा जाना था। तो अभी उसमें रुकावट है। अभी वक्त है, अगर नौजवान चाहे तो, खासतौर से ग्रामीण भारत का नौजवान, वो पढ़ा लिखा भी हो गया, बहुत सारा पढ़ा लिखा है, उसको ये समझना पड़ेगा कि हमको एक नए रास्ते चुनना पड़ेगा। इनकी नीतियों से हमें रोजगार नहीं मिलने वाला है। कुछ नीतियों के बारे में उसे सोचना पड़ेगा कि वो औद्योगिक क्षेत्र के अंदर और कृषि क्षेत्र के अंदर अपने काम के लिए सहकारी आंदोलन, सहकारिता का आंदोलन चलाए और उसका रास्ता निकाले, और जब सरकार ना करे तो सरकार को बदलने का रास्ता निकाले। सही बात है, सरकार को रिप्लेस करे, ऐसी सरकार चाहिए जो सहकारिता के आंदोलन को और लोगों के काम को तवज्जो देती है, उत्पादन पर भी ध्यान देती है, उसकी बिक्री पर भी ध्यान देती है,
लोगों के जीवन स्तर को सुधारने का भी काम करते हैं। तो हमारे सामने एक राजनीतिक एजेंडा नौजवानों के सामने होना चाहिए ये, कि सहकारिता के आंदोलन के अलावा उसके पास और कोई रास्ता बचता नहीं है और ऐसी सरकारों को हटाने का काम उसके अपने हाथ में लेना चाहिए। जी, ठीक आपने कहा कि नौजवान जो है अपने रोजगार को अपने वोट से जोड़े। वो धर्म के उन्माद और नफरत की राजनीति से ना जोड़े, वोट को अपने रोजगार से मतलब अगर जोड़े, इस सही अगर वैज्ञानिक समझ और राजनीतिक चेतना के साथ काम किया जाए और नौजवानों की ताकत अगर इस तरह से आए कि जो हो सरकारें उस बात को सोचें कि नौजवानों को रोजगार यदि उनकी प्राथमिकता में ना रहा, सम्मानजनक रोजगार यदि उनकी प्राथमिकता में ना रहा, तो उनकी सरकार को हटाया भी जा सकता है। यहाँ मैं आपसे देखिए 2-3 बातें। हाँ, हाँ, आप कुछ कह रहे हैं, वो बोलिए शैलेश, ना। देखिए आपने एक बात कहा कि धार्मिक उन्माद, धर्मांधता में नौजवानों को घसीटा जा रहा है। जी, वो घसीटेंगे, इसलिए घसीटेंगे कि हमारे तमाम देश के नौजवान संगठन उनके लिए कोई राजनीतिक हल, बेकारी का हल, बेकारी का राजनीतिक हल लेकर के नहीं आ पा रहे। जी, देखिए, रोजगार की चर्चाएं बहुत लोग कर रहे हैं, बेकारी की, और रोजगार के बारे में बहुत सब सारे लोग चिंतित हैं, लेकिन जी, राजनीतिक हल उपलब्ध नहीं। और इस चक्कर में हो ये रहा है कि वो जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिक्स है, जिसके अंदर एक चमत्कार है, शॉर्टकट है, और चूंकि हमारा जो सोशलाइजेशन हुआ है, आस्थाओं के आधार पर हमारे अंदर कुछ चीजें रहती हैं, उनका इस्तेमाल कैसे किया जाना है वो कर पा रहे हैं। अगर हमारी राजनीति की क्लियरिटी रहेगी, अगर जी, हमारे राजनीतिक लक्ष्य तय रहेंगे कि हमें सरकार में को इसलिए बदलना है कि हमारे जीवन स्तर को सुधारने में ये तरीके इस्तेमाल होंगे, तो ही हमें सरकार को रखना है, नहीं तो सरकार को हटाना है। जब उसके हुँ, सामने ये मकसद क्लियर होगा, तो ये जो धर्म उन्माद की राजनीति में लोगों को घसीटा जाता है, ये अपने आप घट जाएगा। हुँ, विकल्प उनके सामने हमारा नहीं जा पा रहा है, हमारा जो जी, राजनीतिक एजेंडा है वो नहीं जा रहा, इसलिए जी, उनका राजनीतिक एजेंडा जो आस्थाओं के सवाल पर, भावनात्मक सवालों पर है, उस पर वो सफल हो जा रहे हैं। हमारे नौजवानों को सड़क के ऊपर लड़ने के बहुत सारे रास्ते हैं। अभी नीट का क्या हुआ और नेट का क्या हाँ, हुआ, बहुत सारे नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, यूजीसी नेट का सवाल आया, एक दिन पहले पेपर हुआ, दूसरे दिन समाप्त कर दिया, उसको जी, कैंसिल कर दिया। भ्रष्टाचार, जी, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ, और वो केजरीवाल जी, की सरकार, अभी तक केजरीवाल की पार्टी का कोई बयान नहीं आया कि ये जो जी, भ्रष्टाचार हो रहा है इसमें क्या हो। धर्मेंद्र प्रधान आसानी से कह रहे हैं कि अभी इसके पक्के सबूत नहीं मिले, और जी, दूसरी तरफ जो बिचौलिए थे, वो जो दलाल थे, वो कह रहे हैं कि हाँ हमारे साथ ऐसा कांटेक्ट था। जी, धर्मेंद्र प्रधान को ये दिखाई नहीं दे रहा है, मीडिया जी, दिखाई दे रहा है कि वो ऐसा हो चुका। मतलब जी, गोधरा में भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग पकड़े गए, लाखों रुपए की वहां दलाली हुई, और एक जगह के एक कमरे के बच्चे 720 में से 720 नंबर ले आए। हमारा ये कहना है जी, कि ये सब जो चल रहा है, ये बहुत ही व्यवस्थागत दोष भारतीय जनता जी, पार्टी के नेताओं के द्वारा, चूंकि उनका लक्ष्य जनता नहीं है, उनका लक्ष्य जी, पैसे। अच्छा, हम तमाम नौजवानों को ये फैसला करना पड़ेगा कि हम कैसे नेताओं को और कैसी पार्टियों को अपना साथ लें और दें। जो पैसे के लालची है उनका साथ दें, जो पैसे की पक्षधरता देते हैं या उनका साथ दें, या उन लोगों का जो हमारे गांव के, देश के तमाम पड़ोसी के, मोहल्ले के, गांव के, देहात के, शहरों के नौजवान तकलीफों में जी रहे हैं, उनका साथ देने वालों के का साथ, उनके सवालों पर जो जी, बात कर रहे हैं उनका साथ दे। ये नौजवान को तय करना पड़ेगा। सबसे बड़ी चुनौती हमारे संगठनों की ये है, जो ये बात सोचते हैं कि हमारी एक अलग पॉलिटिक्स है, हमारा अलग एजेंडा है, जो ही फायदेमंद है, जो जनोन्मुख है, हम उन तक पहुंचे। हम नहीं जा रहे हैं, हम भी इस तरीके की कल्पनाओं में डूबे हैं कि कभी सरकार दयावान हो जाएगी। पूंजी के लालचियों की तरफ से दया की उम्मीद हमारा नौजवान करके बैठा है और लड़ नहीं रहा है, तो हालात बद से बदतर होने हैं।
पर उस बदतर हालातों को एक दिशा दी जा सकती है, तो वो हम लोग दे सकते हैं, हमारे पार्टी के लोग दे सकते हैं, नौजवान संगठन दे सकते हैं, विद्यार्थी संगठन दे सकते हैं। ये जिम्मा उनका भी बनता है, क्योंकि उनका भविष्य बहुत खतरे में है। आज वो जी ले रहे हैं, अपने परिवार की मदद से जी ले रहे हैं, कोई तो छोटा मोटा काम करके जी ले रहे हैं, वो चलेगा। लेकिन अब से 10 साल बाद क्या हालत होने वाली है, जब सारी पूंजी कंसंट्रेट होकर के 1% लोगों के हाथ में और भी ज्यादा पड़ जाएगी, तो आपके देश में विस्तार के लिए जो पैसा चाहिए वो नहीं मिलने वाला। अब सरकार क्या कर रही है? सरकार कहती है पैसा नहीं है, रोजगार कहां से लें? तो हजारों करोड़ की मूर्तियां बना रही है, हजारों करोड़ रुपए, लाखों करोड़ रुपया बड़े बड़े सेठों के माफ कर रही है, ऋण माफ कर रही है, बैंकों की लुटिया डुबा दे रही है, जो सरकारी बैंक है जिसमें जनता का पैसा है। रोजगार उपलब्ध कराने की जो मंशा सरकार की है, उस जनता को, नौजवानों को दिखना चाहिए कि पैसा तो मौजूद है, लेकिन वो नौजवानों के हितों में इस्तेमाल होने की दिशा में बढ़ ही नहीं रहा। किसानों के हालात बुरे हो रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों के हालात बुरे हैं, काम करने वाले जो औद्योगिक क्षेत्र के मजदूर हैं उनके हालात बुरे हैं, और अगर आप शहरों में जाएंगे तो उनके और भी ज्यादा हालात खराब है, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं। तो ये तमाम चीजें आपके सामने हैं। हमारे संगठनों को बहुत सक्रिय राजनीतिक तौर पर कदम उठाने पड़ेंगे, और एक डिजाइन करना पड़ेगा कि हम किस तरीके से ग्रामीण भारत में और शहरी भारत में लोगों को उनके मुद्दों के हिसाब से ऑर्गेनाइज करें, संगठित करें और संघर्ष करें, और ऐसी सरकार को रिप्लेस करें। बहुत अच्छी बात आपने कही। एक वैकल्पिक राजनीति की आवश्यकता है इस देश में बेरोजगारी के संकट को दूर करने के लिए। तो कॉमरेड राहुल भाई जी, आपको तहे दिल से शुक्रिया। और आज जो आपसे बातचीत हुई, निश्चित रूप से इस देश के नौजवानों में एक प्रतिरोध की चेतना को विकसित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकेगी कि देश के नौजवान अपने वोट को अपने रोजगार के सवाल से अगर जोड़ पाएं, तो निश्चित रूप से इस बेरोजगारी की समस्या को, संकट को हल किया जा सकता है। तो कॉमरेड राहुल भाई जी, आपको तहे दिल से शुक्रिया, आपको क्रांतिकारी अभिवादन हम सब करते हैं। और लाल सलाम को देखने, सुनने, समझने वाले सभी साथियों को लाल सलाम। इनकलाब जिंदाबाद, लड़ेंगे और जीतेंगे। लाल सलाम, लाल सलाम जी, लाल सलाम लाल, इनकलाब जिंदाबाद।